और आज का मेरा टॉपिक है कोरोना वायरस। तो हमें सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखनी पड़ेगी। तो ये फैमिली कोरोनाविरिडी, जेनस बीटा कोरोना वायरस, स्पीशी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी SARS-CoV-2 से बिलोंग करता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये उस वायरस की टाइप्स में से है जिनके अंदर पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस मौजूद होते हैं। उनका साइज़ देखा जाए कोरोना वायरस का तो अप्रॉक्सीमेटली 120 नैनोमीटर्स होता है इन डायमीटर। इसके कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास एक एनवेलप है जो कि इसकी प्रोटेक्शन का भी काम करता है। उसके अलावा स्पाइक प्रोटीन्स हैं, एनवेलप प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन या आरएनए जीनोम, ये सब हम इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। जीनोम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसका साइज़ 32 किलो बेसिस जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, यानी 32,000 नाइट्रोजीनस बेसिस से ये बना होगा। उसके अलावा कंपोजिशन देखें तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो उसका कंपोज हुआ है। जीन्स अगर देखें तो ORF1A एंड ORF1B जो कि रेप्लिकेज इंजाइम्स उसकी जीन्स होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन जीन्स भी अवेलेबल होती हैं। रेप्लिकेशन की साइड हम देखें तो अगर एक कोरोना वायरस एक ह्यूमन के अंदर या किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया तो वो कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। तो सबसे पहले होस्ट सेल के अंदर एंटर होगा और ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा होस्ट सेल के अंदर। उसके बाद उसकी अनकोटिंग होगी और आरएनए जीनोम होस्ट सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आरएनए जो है वो होस्ट के साथ बाइंड करेगा और अपनी रेप्लिकेशन जो है वो 4th स्टेप्स बाय द हेल्प ऑफ होस्ट सेल मशीनरी शुरू करेगा। और उसके बाद डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स बनेंगे और उसकी असेंबली हो जाएगी और असेंबली होने के बाद एक कंप्लीट वायरस जो है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलेगा तो ट्रांसमिशन कैसे होती है कोरोना वायरस की वो हम देखेंगे। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफ़र होता है बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कॉन्टैक्ट एंड के ज़रिए, या एनिमल टू ह्यूमन जो है वो अगर हम देखें तो ये पॉसिबल है, लेकिन रेयर केसेस के अंदर जैसे SARS-CoV-2 के अंदर हमें देखने को मिली थी उस तरीके से ये होती है। पैथोजेनेसिस देखें कि ये कौन कौन सी बीमारियां कॉज करवा सकता है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर वायरस हमारे लंग्स या एयरवेज जो है वो उनके सेल्स को डैमेज करता है, या इन्फ्लामेशन काज करवाता है, हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं जिससे, या ये इम्यून रिस्पॉन्स जिसके अंदर साइटोकाइन सेल्स जो हैं वो उनके स्टॉर्म को एक्टिवेट करता है जो कि बहुत ज़्यादा हमारी एलर्जी कॉज करवाते हैं, या जिससे बहुत ज़्यादा हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब एक वायरस आ गया है तो उसके डायग्नोसिस के लिए हमें RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, उससे भी पता चल जाएगा, या सीरोलॉजिकल टेस्ट जो जितने भी फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको टेस्ट करके पता चल जाएगा। या कोरोना वायरस हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है तो इमेजिंग या चेस्ट एक्सरे जिसे हम कहते हैं या CT स्कैन्स के ज़रिए से हम एवेल्यूएट कर सकते हैं कि क्या जो डैमेज हुआ है वो कोरोना वायरस का है या किसी और का है। उसके अलावा इसकी प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट जिसे हम कहें तो उसके अंदर वैक्सीन अवेलेबल है, मल्टीपल कोविड-19 की वैक्सीन अवेलेबल है। उसके बाद एंटीवायरल मेडिकेशन जिसके अंदर रेमडेसिविर, लोपनेविर, रिटनोविर एंड अदर जो है वो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। उसके बाद सपोर्टिव केयर देना चाहें तो ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन के ज़रिए से भी हम दे सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स को अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहनें, या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जो लगाई गई हैं बाय द गवर्नमेंट या बाय द हेल्थ सेक्टर उनको हम फॉलो करें। थैंक यू।